Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने में बहुत मदद करता है। अगर आप भी हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। तो आज हम यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से एक बहुत ही ज़रूरी विषय की तह तक जाएंगे। हमारे पास स्रोत के रूप में है एनसीईआरटी कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की किताब का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है भारत में मानव पूंजी निर्माण। हम इसके मुख्य बिंदुओं को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी अपने पिछले सालों के सवालों में इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इस्तेमाल करता है। इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि ये मानव पूंजी है क्या, किसी देश के विकास के लिए ये क्यों ज़रूरी है और भारत इस मामले में कहाँ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल ये आखिर है क्या? क्या ये वैसी ही है जैसे मशीनें और कारखाने होते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो मानव पूंजी किसी देश के लोगों में जो कौशल है, जो स्किल है और जो उनकी विशेषज्ञता है, उसका भंडार है। भंडार मतलब एक तरह का स्टॉक। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक फैक्ट्री भौतिक पूंजी है, वैसे ही एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक कुशल कारीगर का जो ज्ञान है, उनका जो स्वास्थ्य है, वो मानव पूंजी है। और ये बनती है शिक्षा में, स्वास्थ्य में और ट्रेनिंग में निवेश के जरिए। बेसिकली ये लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। अच्छा, तो ये मानव पूंजी बनती कैसे है? एनसीईआरटी की किताब में इसके 5 मुख्य स्रोत बताए गए हैं, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल, ये 5 स्रोत हैं। पहला है शिक्षा में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ठीक है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। शिक्षा लोगों की श्रम उत्पादकता मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और उन्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। जी। दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। जी। एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा कुशलता से और ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है। इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, साफ पीने का पानी, ये सब आता है। फिर तीसरा है कार्य के दौरान प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं। एकदम। कंपनियां अपने कर्मचारियों को खास स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग देती हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चौथा है प्रवासन या माइग्रेशन और पांचवा है सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। ये जो सूचना वाला पॉइंट है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। नौकरियों और बाजारों के बारे में जानकारी लोगों को अपने कौशल का सबसे अच्छा उपयोग करने में मदद करती है। सही बात है, और आज के जमाने में तो शायद ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। यहीं पर एक और बात दिमाग में आती है। किताब मानव पूंजी और मानव विकास के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताती है। ये दोनों सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन है नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, जो मानव पूंजी का कॉन्सेप्ट है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक जरिया, एक साधन मानता है। मतलब इस नजरिए से शिक्षा में निवेश तभी फायदेमंद है जब वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाए। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। इसके उलट जो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए अपने आप में जरूरी हैं, चाहे वे उत्पादकता बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। अच्छा। ये मनुष्य को साध्य मानता है, साधन नहीं। मतलब एक शिक्षित और स्वस्थ जीवन जीना हर इंसान का अधिकार है। तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। एक नजरिया इंसान को अर्थव्यवस्था का पुर्जा मानता है और दूसरा इंसान को इंसान मानता है। जी बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? भारत मानव पूंजी निर्माण में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? यहाँ तस्वीर कह सकते हैं कि मिली-जुली है। सरकार ने शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है। 1952 में शिक्षा पर खर्च कुल सरकारी खर्च का सिर्फ 7.92% था और जीडीपी का 0.64%। 2014 तक ये बढ़कर कुल खर्च का 15.7% और जीडीपी का 4.13% हो गया।
4% से ज्यादा जीडीपी का खर्च तो काफी लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये काफी नहीं है। 1998 में भारत सरकार ने एक तपस मुजुमदार समिति बनाई थी। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। उस समिति ने अनुमान लगाया था कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के लिए जीडीपी का लगभग 6% खर्च करने की जरूरत है। हम अभी भी उस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। और क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो कई हैं। सभी के लिए शिक्षा अभी भी एक दूर का सपना लगता है, क्योंकि निरक्षरों की जो कुल संख्या है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्विटी में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की क्वालिटी और उस तक पहुंच, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। वो तो एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस अध्याय का क्या महत्व है? क्या यूपीएससी सीधे सीधे मानव पूंजी पर सवाल पूछता है? सीधे सवाल आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस अध्याय के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूपीएससी मेंस के उत्तर लिखने के लिए एक तरह से नींव का काम करते हैं, खासकर जीएस पेपर 3 में। उदाहरण के लिए जब समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ पर कोई सवाल आता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है। तो आप बता सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके मानव पूंजी का निर्माण करना इन लक्ष्यों को पाने का सबसे असरदार तरीका है, या लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालता है? अच्छा, और जनसांख्यिकीय लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? यही डिविडेंड एक बोझ बन जाएगा? एकदम सही। और आप इसमें तपस मजूमदार समिति की 6% जीडीपी वाली सिफारिश का भी जिक्र कर सकते हैं। क्या प्रीलिम्स के लिए भी ये जरूरी है? हाँ, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। 2013 के प्रीलिम्स पेपर में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर एक सवाल था। इसका मतलब होता है कि श्रम की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। मतलब काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर असल में उनके होने या न होने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर श्रम उत्पादकता से जुड़ा है, जो कि मानव पूंजी की अवधारणा का मूल है। तो ये अध्याय आपको अर्थव्यवस्था के कई विषयों पर एक गहरी और एनालिटिकल नजर देता है। तो आज हमने देखा कि मानव पूंजी का मतलब लोगों की कौशल और स्वास्थ्य में निवेश करना है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। भारत ने इस दिशा में प्रगति तो की है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने और क्वालिटी में सुधार करने की अभी भी बहुत जरूरत है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। क्या हम इस जनसांख्यिकीय के लाभांश को एक असली आर्थिक शक्ति में बदल पाएंगे, या ये अवसर भी हाथ से निकल जाएगा? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी मानव पूंजी में कितना और कितनी समझदारी से निवेश करते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। हम अपने सभी सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.